नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की अगर मैं बात करूं तो वो आ रही है राफेल मरीन को लेकर। दोस्तों, इतना तो तय है कि भारतीय नौसेना राफेल मरीन को ही ले सकती है। अब खबरें भी सामने आ रही हैं कि फ्रांस और भारत एक और डील की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि भारतीय वायुसेना 36 राफेल विमान ले चुकी है और इसी के बाद अब नौसेना भी राफेल पर ही ज्यादा ध्यान दे रही है। अब फ्रांस की मीडिया की तरफ से ये बात सामने आई है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और दोनों देशों के बीच में एक डील हो सकती है। और खास बात यह है कि ये जो इशारा है वो राफेल मरीन की तरफ जा रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर भारत ने अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया है। ये डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और मील का पत्थर साबित हो सकती है। हालांकि जो डिफेंस सोर्सेस हैं उनका कहना है कि नौसेना ने 26 यानी कि 26 राफेल मरीन के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है, यानी कि कहीं ना कहीं ये डील हो चुकी है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को इस बात पर भी भरोसा है कि भारतीय नौसेना की वॉरशिप आइनस विक्रांत के लिए राफेल को मंजूरी मिल जाएगी। राफेल एम को अभी तक इंडोनेशिया, यूएई और ग्रीस की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय नौसेना की माने तो राफेल भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करता है। फ्रांस की नौसेना के पास इस वक्त राफेल एम के 240 यूनिट है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो तय है कि हम सबके दिमाग में एक बात तो आ चुकी है कि अमेरिका पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसका इतिहास रहा है उसे देखते हुए उससे हथियारों का, खासकर कि बड़े हथियार डील करना किसी खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे में चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि भारतीय नौसेना राफेल मरीन की तरफ ही आगे जाने वाली है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल डीआरडीओ का पुणे आधारित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट रोबोट्स पर काम कर रहा है, जो कि किसी भी ऑपरेशन के दौरान सैनिकों पर शारीरिक तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो रोबोट्स है वो गोला बारूद, राशन और अन्य उपकरण या फिर कार्रवाई में पूरे समूह के लिए भार ले जा सकता है। इस रोबोट प्रोग्राम के तहत एक ऐसा रोबोट बनाया जाना था जो टीम के मिशन में हस्तक्षेप किए बिना टीम के ही समान इलाके को पार कर सके। रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, जिससे कि वो घायल कर्मियों को वापस बेस में ले जा सकता है या ऑपरेशन के दौरान लोड कैरियर के रूप में भी काम कर सकता है। रोबोट कमांड को फॉलो करेगा ताकि वो किसी भी इलाके में सैनिक की गति का पालन कर सके। इसके अलावा इन पर सेंसर भी लगे होंगे ताकि वे सैनिकों के इनपुट के बिना बाधाओं से बच सके। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय अब एक प्रोडक्ट टैंकर को 3 सालों की लीज पर लेने वाला है, जिसका इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए किया जाएगा और भारतीय नौसेना इनका इस्तेमाल अपने बेड़ों में रिफिलिंग के लिए करेगी। कहा जा रहा है कि इसे भी बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही किया जाएगा, जिसमें कि 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये जो टैंकर होंगे वो 5,000 से 30,000 टन का जो फ्यूल है उसे ट्रांसफर करने में सक्षम होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, $2 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जो कि 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए है, जिन्हें की टर्की के एनाडोलो शिपयार्ड के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनाया जाना था, वो अभी भी रुका हुआ है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारत ने एक बार फिर से नोटम वार्निंग को जारी किया है बंगाल की खाड़ी में, जो कि 10 से 11 जनवरी 2023 के बीच है और इसका जो डेजिग्नेटेड लेंथ है वो है 365 किलोमीटर का। ये जो नोटम है ये बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके से 2022 में पृथ्वी टू सरफेस न्यूक्लियर क्षमता वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जारी किया था। पृथ्वी 2 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और ये अपने इनिशियल गाइडेंस सिस्टम और मैनुअल ट्रेजेक्ट्री के साथ दुश्मन के टारगेट पर हिट करती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अर्जेंटीना अपने एयरफोर्स के पायलट्स और टेक्नीशियनों की टीम को भारत भेजेगी एरो इंडिया 2023 में और ये जो टीम है वो तेजस फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मूल्यांकन करेगी। HAL ने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का इनको ऑफर किया है, वो भी बिना किसी ब्रिटिश कंपोनेंट्स के। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर अर्जेंटीना 12 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देता है तो HAL अर्जेंटीना को अपने कस्टमाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी बताएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, यूएस की फर्म जनरल एटॉमिक्स ने भारत फोर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है और ये जो साझेदारी है वो एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के क्रिटिकल फील्ड के लिए है और ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है, जिसके तहत भारत में मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स, सब असेंबली और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट असेंबली भारत में ही तैयार होगी और भारत में हाई एंड मिलिट्री ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बनेगा। आपको बता दें कि भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन के लिए भी बातचीत कर रहा है ताकि इनका इस्तेमाल चाइना बॉर्डर और इंडियन ओशन रीजन में किया जा सके। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक टेंडर जारी किया है फ्यूचर मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाने के लिए, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और AMC स्टेल्थ फाइटर जेट के कंट्रोल सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आयरन बर्ड फैसिलिटी एक जमीन आधारित यानी कि ग्राउंड बेस्ड टेस्ट डिवाइस होती है, जिसका इस्तेमाल प्रोटोटाइपिंग और अलग अलग सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट लाइन रिप्लेसेबल यूनिट,
हाइड्रोलिक्स, एक्ट्यूएटर्स, कॉकपिट और एवियोनिक्स के लिए। दोस्तों एयरक्राफ्ट सिस्टम को आयरन बर्ड में इंस्टॉल किया जाता है ताकि इसके स्वतंत्र और दूसरे सिस्टम के साथ जो फंक्शन है उसका टेस्ट किया जा सके। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक रशियन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों पर रिसर्च की और एनालिसिस किया, जिसके बाद उनकी कंपनी ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है और अब ये जो सिस्टम है ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत जो कि मौजूदा 18 स्पाइडर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट ये आई है कि कुछ देश अपने वर्तमान में मौजूद इसके जो वेरिएंट है उन्हें अपग्रेड करना चाहती है। इसके अलावा वे इसके नए वेरिएंट का भी ऑर्डर दे सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। बांग्लादेश दोस्तों अब भारत के द्वारा दी गई 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करेगा, जिसके तहत वो सैन्य साजो सामान खरीदेगा, जिसमें कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, एसयूवीज और ट्रक्स शामिल हैं, जिन्हें कि भारतीय फर्म टाटा मोटर्स और महिंद्रा से लिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इनके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, जल्द ही बांग्लादेश इनका ऑर्डर देगा। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को उनके MI-17 हेलीकॉप्टर्स, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, MiG-29 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने और सपोर्ट का भी ऑफर किया है। एक बड़ी अपडेट दोस्तों पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से आर्थिक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अब पाकिस्तान भारत की जासूसी करने के लिए चाइना से मदद ले रहा है। लेकिन भारत को अब एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान चीन से भारत के महत्वपूर्ण एयरबेस का डेटा हासिल कर रहा है। इसमें भारत के एयरबेस की 0.6 मीटर रेजोल्यूशन की क्षमता वाली तस्वीरें भी शामिल है। दरअसल पाकिस्तान भारतीय एयरबेस की 0.6 मीटर रेजोल्यूशन की क्षमता वाली 5x5 किलोमीटर के ऑपरेशन कवरेज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को चाइना से मांग रहा है और कहा जा रहा है कि श्रीनगर, आदमपुर, अंबाला और भुज एयरफील्ड की तस्वीरें चाइना से पाकिस्तान मांग रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के DG एयर इंटेलिजेंस ने बीजिंग स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी को संपर्क किया था और पाकिस्तान के दूतावास और पाकिस्तान की सेना के वो अफसर जो कि चीनी PLA अफसर में तैनात हैं, उनके लिए फरमान भी जारी किया गया कि वो चीनी PLA से इंडियन एयरफोर्स के बेस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हासिल करे। ऐसे में दोस्तों ये काफी गंभीर चिंता बन सकती है भारत के लिए और चाइना पाकिस्तान को हर तरीके से मदद कर सकता है। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। हम सबको मालूम है कि नेपाल में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके की राजनीति वहां पर अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब नेपाल पर FATF की गाज कभी भी गिर सकती है और आपको मालूम होगा कि कई आतंकी घटनाएं नेपाल के रास्ते हुई हैं और पाकिस्तान नेपाल का इस्तेमाल करके भारत में इस तरीके की कोशिशें करता है और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच LOC तय है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तय है और यही वजह रहती है कि दुश्मनों के लिए इसे लांघना आसान नहीं होता। लेकिन नेपाल से इस तरीके की हरकतों को पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अब खबरें ये भी आई है कि पाकिस्तान की तरफ इस देश पर यानी कि नेपाल पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। अभी हाल ही में नेपाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछले दिनों FATF की एशिया प्रशांत क्षेत्र ने नेपाल का दौरा किया है। FATF वो संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखता है। इस टीम के दौरे के बाद अब नेपाल को चिंता सताने लगी है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आया तो कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए पैदा हो सकती है। FATF की टीम ने जो दौरा किया उनका मकसद ये था कि नेपाल उन मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं जो उसकी तरफ से तय किए गए हैं। साथ ही 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है, इन सब का अध्ययन उन्होंने किया है। अगर नेपाल अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दोस्तों आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नेपाल 2008 से 2014 तक FATF की ग्रे लिस्ट में भी था। उसके बाद उन्होंने इस दिशा में काफी प्रगति भी की। हालांकि नेपाल 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ गया था। दरअसल नेपाल ने ऐसे 15 कानूनों को चिन्हित भी किया है जिन्हें FATF के मानकों के अनुकूल बनाना है और अगर नेपाल ये करने में सफल हो जाता है तो वो ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।